हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम ब्लॉक नंबर 23 यानी पाठ 23 पढ़ेंगे और इसकी पहली पाठ योजना का नाम है संवादों का प्रारूप। बच्चों, इसमें कोई भी संसाधन का प्रयोग नहीं होगा और मुख्य शब्द हैं संवाद लेखन, उपविराम, कोष्ठक, विस्मय आदि बोधक, अल्पविराम, अर्धविराम। और बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग या पात्रों में की गई बातचीत को पढ़ते हुए संवादों को लिखने का प्रारूप जान पाएंगे। सोचिए कि आपको विद्यालय की ओर से इस साल पर्वतीय कैंप में जाने का मौका मिला है। आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या बातें करेंगे? सोचिए। तो आप क्या बोलेंगे कि हम इन विषयों पर बातें करेंगे। कैंप कहाँ पर है, वहाँ के मौसम के अनुसार किस प्रकार के कपड़े लेकर जाने चाहिए, वहाँ जाकर हम क्या क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे आदि। आज हम यह समझेंगे कि दो लोगों के बीच बातचीत को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने साथी के साथ पाठ केरल और मलेशिया की सैर में एरन और पूजा के बीच हुई बातचीत को पढ़ना है। दाईं ओर दिए गए संवाद लेखन के बिंदुओं को भी ध्यान से पढ़ना है जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। अंत में बोल बोलकर अपने साथी के साथ एरन और पूजा बनकर संवादों को आपने पढ़ना है। जैसे यदि आप एरन हैं तो आप केवल एरन के ही संवादों को पढ़ेंगे, डायलॉग्स को पढ़ेंगे, और आपका साथी पूजा के संवादों को। इस दौरान आप चाहें तो संवादों में अपनी ओर से भी कुछ बातें जोड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ याद आ रही है कि आप इसमें कुछ जोड़ दें तो जोड़ सकते हैं। बच्चों, आगे के काम के लिए हमें ये जो चार्ट है इससे सहायता लेनी चाहिए कि संवाद कैसे होने चाहिए। सरल भाषा होनी चाहिए जो सब बोल सकें, समझ सकें। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हो। कोष्ठक में लिखे पात्रों के भाव हों, यानी ब्रैकेट्स में लिखे हों कि इस टाइम वो व्यक्ति सोच क्या रहा है, किस तरह से क्या भाव आ रहे हैं उसके मन में और वो डायलॉग बोल रहा है। नए नए संवाद हों। विषय से जुड़ी हुई बातें करना है कि विषय से जुड़ी हुई हो, मतलब ऐसी नहीं हम आलतू फालतू बातें नहीं कर सकते। तो बच्चों, कार्य में तो आपने पढ़कर ही सुनाना है एरन और पूजा बनकर। इसमें जो क्वेश्चन है वह यह है कि दो लोगों के बीच होने वाले सवालों को कैसे लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस चार्ट की हेल्प ले सकते हैं और इसका आंसर जो है ये बनेगा कि सबसे ऊपर देखिए, संवाद लेखन में पात्र का नाम बाईं ओर लिखकर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। फिर पात्रों की बातों को लिखा जाता है। पात्रों के मनोभाव दर्शाने के लिए पात्रों के नाम के बाद कोष्ठक में उनके द्वारा महसूस किए जाने वाले भाव भी लिख दिए जाते हैं, जैसे उदास होते हुए या खुशी से उछलते हुए। संवादों को इन भावों के अनुरूप ही पढ़ा जाता है। संवाद लेखन में सही यानी उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग भी आवश्यक होता है, जैसे उत्साह दर्शाने के लिए विस्मय आदि बोधक और ठहराव दिखाने के लिए अल्पविराम या अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। संवाद लेखन में आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें बातचीत के मौखिक रूप को दिखाया जाता है। संवाद में सारी बातें किसी निश्चित विषय पर ही होती हैं, जैसे दो मित्रों के द्वारा यात्रा के अनुभवों को बांटना। संवाद लेखन में सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। बच्चों, इसमें जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि संवाद लेखन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। तो इसके लिए उत्तर है आपका लास्ट में कि संवाद लेखन का प्रयोग हम नाटक लिखते हुए कर सकते हैं। नाटक में आए पात्रों के मध्य होने वाली बातचीत को संवादों के रूप में दर्शाया जाता है। कई बार हम
कहानी में भी पात्रों के विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए संवाद लेखन का सहारा ले सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद जो आपका कार्यपत्र है वर्कबुक में आपने 23.1 करना है और पाठ्य पुस्तक में से आपने अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका होमवर्क, और आप दोबारा अगर इन प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बच्चों, अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह, जिसमें संसाधन के रूप में हमें चाहिए 5 विराम चिन्ह, जैसे कि अल्प विराम, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क या विस्मय आदि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के फ्लैश कार्ड का एक सेट, मतलब उसमें चिन्ह बने हों, और मुख्य शब्द होंगे विराम चिन्हों, स्पष्ट मनोभावों। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कार्ड में लिखा है क्या कह रहे हो, वहाँ पे मैंने लगा दिया विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जैसे आपके सामने भी लिखा हुआ है। और दूसरा है कि क्या कर रहे हो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोनों वाक्यों का अर्थ किस प्रकार से भिन्न है और क्यों हमने इसमें विराम चिन्हों को अलग अलग लगाया है, ये क्योंकि आप क्या देखकर सोचेंगे ये प्रश्नवाचक ही है, तो हमने लेकिन चिन्हों को अलग क्यों लगाया, तो दोनों में अंतर क्या है? हाँ जी, पहले वाक्य में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण बहुत ही हैरानी वाला सवाल लग रहा है, जैसे कि किसी को यकीन नहीं हो रहा हो। दूसरे वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के कारण वह एक साधारण प्रश्न लग रहा है ना। जैसे क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, है ना, ये हमें आश्चर्य हुआ सुनकर कोई बात, तो यहाँ इसलिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह आया। और आप हम बोलें कि क्या कर रहे हो तुम, तो ये एक सिंपल साधारण प्रश्न है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। ओके, तो आज हम वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि पाठ केरल और मलेशिया की सैर को दोबारा से विराम चिन्हों के साथ पढ़ना है। विराम चिन्हों के फ्लैश कार्डों के पीछे उन विराम चिन्हों के महत्व को लिखना है, जैसे अल्प विराम। वाक्य में जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, अल्प विराम यानी कॉमा आता है। तो बच्चों, ये जो चार्ट है हमारी सहायता कर सकता है कि हम लोगों को किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। इसमें अब आप लोगों के लिए जो प्रश्न है वह यह है कि अलग अलग प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है, इनका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है कि वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। इससे पात्रों के मनोभावों को अच्छी तरह से प्रकट किया जा सकता है। जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उस स्थान पर अल्प विराम, प्रश्न को पूछने के लिए प्रश्न सूचक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को दर्शाने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह, एक ही शब्द या उसके विपरीत शब्दों को दोहराने के लिए योजक चिन्ह, और नाटक में पात्रों के भावों को लिखने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के जोड़ों और शब्दों को दोहराने की स्थिति में भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे सुख दुख लिखते लिखते। बच्चों, इसी में आपका दूसरा प्रश्न है कि नाटक के संवादों में यदि विराम चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण देकर समझाना है आपने, ठीक है। अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें, नाटक के जो डायलॉग्स होते हैं, लिखे होते हैं, तो क्या होगा। तो इसका आंसर है कि विराम चिन्हों का प्रयोग ना करने से नाटक में बहुत सी बातें समझ नहीं आएंगी। जैसे नाटक अंधेर नगरी में यदि यह लिखा हो कि महंत जी बच्चा गोवर्धन दास बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या लाए हो, तो यह वाक्य बिल्कुल अस्पष्ट है। लेकिन विराम चिन्हों के साथ सही वाक्य और इसमें कही गई बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है।
जैसे कि महंत जी और विसर्ग लगा हो तो यानी महंत जी ये बात बोल रहे हैं। बच्चा गोवर्धन दास, वो उसको संबोधित कर रहे हैं, इसलिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, ये एक साधारण वाक्य है, इसलिए हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया। क्या लाए हो, यह है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, तो विराम चिन्ह इसलिए हमें लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सा वाक्य किस तरह से बोलना है। बच्चों, इस पाठ योजना को करने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 23.2 करेंगे वर्कबुक में, और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 का आप लोग उत्तर लिखेंगे। और आपको अगर दोबारा यहाँ उत्तर पढ़ने हैं तो आप यहाँ पर इन्हें फिर से पढ़ सकते हैं। बच्चों, अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है संवाद लेखन। इसमें जो हमें संसाधन चाहिए वह एक चार्ट पेपर में लिखे होंगे। 4 दोस्त साइकिल चलाते चलाते काफ़ी दूर जंगल में निकल गए और अपने घर का रास्ता भटक गए। उन्होंने सोचा कि पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर घर के रास्ते की खोज करेंगे। भटकते भटकते उन्हें जंगल में एक बड़ा सा बंगला नजर आया और वे उसमें घुस गए। रिजवान हंसते हुए, कितना अजीब बंगला है ये। निशांत, धीरे बोलो। A4 आकार का कागज चाहिए आपको और मुख्य शब्द हैं नाटक और घटनाक्रम। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग किसी नाटक के लिए संवाद लिख पाएंगे। बच्चों, इसके लिए अब क्या करना है कि जैसे क्रिकेट के मैदान में जब खिलाड़ी खेलते हैं तो उस समय जो कमेंट्री चलती है उसका एक उदाहरण देना है। जैसे 4 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए चाहिए 16 रन। तो यहाँ पे आया विस्मय आदि बोधक चिन्ह। सबकी निगाहें मैदान पर टिकी हैं। अभी पूरा नहीं हुआ ये डायलॉग, है ना। तो आज हम किसी नाटक के लिए संवाद लिखेंगे। इसमें आपने क्या करना है कि चार्ट पेपर पर लिखे गए संवादों को पूरे हाव भाव के साथ पढ़ना है। जैसे विद्यार्थियों को नाटक पढ़ने का मौका मिलना चाहिए सभी को, कि जो मैंने आपको लाइंस पहले ऊपर बोली थी और ऊपर लिखी हुई हैं, ये आपके संसाधन के साथ में ये आपने पढ़नी है। ये अधूरा नाटक लिखा हुआ है। तो नाटक का विषय है जंगल में खाली बंगला, जिसमें 4 दोस्त जंगल में एक सुनसान बंगले में चले जाते हैं। फिर उनके साथ जो घटनाएं घटती हैं उनका अनुमान लगाते हुए नाटक को आगे बढ़ाएं। आपस में चर्चा करके नाटक को A4 आकार के कागज में आपने लिखना है। देखिए, इसमें आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा नाटक के लिए संवाद लेखन पर, कि पात्रों और स्थानों के बारे में जानकारी देना, प्रमुख घटनाओं और मंच निर्देश की जानकारी कोष्ठक में देना, हर एक पात्र के लिए नए संवाद, पात्रों के भावों को कोष्ठक के अंदर लिखना और संवादों के द्वारा नाटक को आगे बढ़ाना। ये आप लोगों ने ध्यान देनी है बिंदु। अब बच्चों, इसमें जो प्रश्न है वह है कि हम नाटक के लिए संवादों को कैसे लिखते हैं। तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि नाटक को लिखने के लिए हम सबसे पहले पात्र और स्थान के बारे में बताते हैं। नाटक के विषय के आधार पर नाटक की घटनाएं सोचते हैं और उनका संक्षिप्त विवरण देते हैं। जैसे अचानक एक अलमारी जमीन पर धम से गिरती है। नाटक लिखते समय संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पात्रों के संवादों की सहायता से ही नाटक आगे बढ़ता है। हमें संवाद इस तरह लिखने चाहिए कि कहानी या घटनाक्रम आगे बढ़ सके। पात्रों के नामों को बाईं ओर लिखकर उपविराम चिन्ह लगाते हैं, फिर उनके संवाद दाईं ओर लिखते हैं। उनके भावों और शारीरिक हाव भाव या मुद्राओं को कोष्ठक में लिखते हैं। सही विराम चिन्हों के प्रयोग से पात्रों के भावों की सटीकता को समझाते हैं। ठीक है, जैसे आपने ब्लॉक नंबर 22 में नाटक पढ़ा अंधेर नगरी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया गया है। अब जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि एक नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर है यहाँ पे आखिर में
कि कहानी पढ़ने के लिए होती है, किंतु नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कहानी में कोई ज़रूरी नहीं है कि पात्रों के मध्य कोई संवाद हो, लेकिन नाटक में हर एक पात्र के लिए दृश्य के अनुसार अलग अलग नए संवाद होने चाहिए, है ना। डायलॉग्स होने चाहिए नाटक में, तो पात्र वो बोलते हैं, कहानी में ये ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग 23.3 कार्यपत्र करेंगे वर्कबुक में, और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 9 के उत्तर लिखेंगे। और अगर आप ये उत्तर दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से फिर पढ़ सकते हैं। अब बच्चों, हम लोग पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संवादों की नाट्य प्रस्तुति। इसमें आप करेंगे कार्यपत्र 23.3 चाहिए आपको, और मुख्य शब्द हैं उतार चढ़ाव, मुख मुद्रा। इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि विद्यार्थी यानी कि आप लोग अपने द्वारा लिखे गए संवादों को नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। यानी जो 23.3 में आप लोगों ने वर्क किया, यानी अपने डायलॉग्स लिखे थे, संवाद लिखे थे, अब आप लोगों ने उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए, जैसे नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए बताइए कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन किन बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग? नाटक को मंच पर प्रस्तुत करते समय हमें दृश्य के अनुसार मंच की साज सज्जा, यानी कौन से सीन हम लोग करने जा रहे हैं, तो हमारा मंच जो है, हमारा स्टेज है जो, उस तरह से सजा हुआ होना चाहिए। और नाटक के लिए सामान होना चाहिए, जो सामान की ज़रूरत है, और पात्रों की वेशभूषा आदि बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो आज हम अपने द्वारा लिखे गए संवादों को नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो बच्चों, इसमें आपने क्या करना है कि आपने कार्यपत्र 23.3 में लिखे गए नाटक को अपने अपने समूह में हाव भाव के साथ पढ़ना है, उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का अभ्यास भी करना है। ओके, यहाँ पे आपके देखो ये चार्ट हेल्प करेगा कि संवादों की नाट्य प्रस्तुति कैसी होगी। आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, मुख मुद्रा, जिस तरह के डायलॉग होंगे, जो उसकी भाव होंगे वो आपके फेस पे दिखने चाहिए, स्पष्ट और रोचक संवाद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मतलब आपको बोलते हुए प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए, और दूसरे को सुनने में ना हो। अभिनय कला, यानी आपके उसमें एक्टिंग का भी मिक्सचर होना चाहिए, और भाव भंगिमा, जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं वो आपके डायलॉग से मैच करने चाहिए। बच्चों, अब आप लोग करके दिखाएंगे वो नाटक, तो जो आपने तैयार किया था वो सामने प्रस्तुत करेंगे। दूसरा है जो इसमें प्रश्न है वो यह है कि संवादों को लिखने के बाद उन्हें नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का आपका अनुभव कैसा रहा, आपने प्रस्तुतिकरण के दौरान क्या सीखा। तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि जब तक संवादों को उचित उतार चढ़ाव और हाव भाव के साथ नहीं बोला जाएगा तो नाटक प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। प्रस्तुतिकरण के दौरान हमने ये सीख भी ली कि पात्रों की भावनाओं को समझकर मुख मुद्राओं के अनुसार भावों को जाहिर करना आवश्यक है। उनके अनुसार ही हम नाटक में उचित प्रकार से अभिनय कर सकते हैं। यानी हमें मुख मुद्राओं का भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे फेस एक्सप्रेशन किस तरह के हैं। अब बच्चों, इसमें जो दूसरा प्रश्न है वही है कि कौन सी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी और क्यों। अगर आपके सामने कोई नाटक किए जाते हैं तो तब बताना है आप लोगों ने ये कि हमें इस समूह की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, जिस भी समूह की, और क्योंकि उनका नाटक काफ़ी रहस्यमयी था। समूह के सभी विद्यार्थियों ने अपने संवादों को पूरे हाव और स्पष्ट के साथ बोला, ठीक है ना, कि हाव भाव के साथ बोला और स्पष्ट संवादों के साथ बोला है। तो जब भी आप कोई नाटक देखते हैं तो आपको ये चीज़ उसमें नोट करनी होगी, जो भी आपने नोट किया वो बताया जाएगा। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र 23.4 करेंगे वर्कबुक में, और जो गृह कार्य है आपका पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 8 और 10 तथा मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे, और आंसर आप यहाँ दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।